हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, विद्यासागर अंकगणित का मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पर आधारित प्रश्न से करीब करीब क्वेश्चन कराया है और पिछले में कहाँ तक मैंने 47 तक क्वेश्चन करा दिया है। पेज नंबर 37 है और अब आज हम लोग इन करेंगे पेज नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 से, और 48 से लेकर 59 तक आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा अगले चैप्टर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि इसमें जो कथन दिया है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला है, लाइट तो दिख ही रहा है सबको, ठीक है। 48 में कहा है कि कौन सा कथन, चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है यानी कहने का मतलब है कि इनमें जो ABCD चार्ट हो, ये जो दिया है कथन, इसमें से कौन सा कथन गलत कह रहा है, इसी को हमें चुनना है, इसी को बताना है। देखिए कह रहा है क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है कि कौन सा कथन गलत कह रहा है, लेकिन ये तो सही कह रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो हम लोग 22/7 रखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्यों कहते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, मैंने उस वीडियो को जाके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अपरिमेय क्यों होती है और परिमेय क्यों होती है, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वैसे ही इसमें कितना क्वेश्चन है, 59 तक क्वेश्चन है, ठीक ना। 11 क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ये कह रहे हैं कौन सा कथन गलत है, तो ये तो कथन गलत नहीं है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा में ये 22/7 एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी कहा कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी तो यही कह रहा है, तो ये भी कथन गलत नहीं है। तीसरा कह रहा है -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि माइनस का कोई भी छोटा से छोटा अंक ही बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका कथन सही है। अब ये कह रहा है सबसे डी में देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 कैसे है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ध्यान से सुनिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य तीसरे किसी और संख्या से ना घटे, ठीक है। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी तो 1 और 2 को छोड़ के तीसरी किसी और संख्या से नहीं कटेगी, तो सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या 2 हुई। तो यही इसका कथन गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। समझ में आया? ये तीनों बात क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक इंटीजर नंबर मैंने पढ़ाया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके इजीली देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 49 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन 49 पे। कह रहा है इसमें भी कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या कह रहा है, 2 सम संख्याओं का योग सम होती है। यानी कहने का मतलब कि जब हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग यानी जोड़ क्या होता है, सम होता है। तो देख लेते हैं, कोई भी 2 सम संख्या उठा लीजिए। मान लीजिए एक उठा लिया 2, दूसरा 8, दोनों का योग करेंगे तो आ गया 10। फिर मान लीजिए कोई उठा लिया 20, फिर कोई सम संख्या, मान लीजिए इस बार मैंने उठा लिया 40, जोड़ेंगे 60। यानी कि जब भी हम 2 सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। ये तो कह रहा है कि इसमें कौन सा बात गलत कह रहा है, तो ये तो बात इसका गलत नहीं है, यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। अगले में आइए, कह रहा है 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होगी। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होगी। लिखते हैं, मान लीजिए पहला विषम संख्या मैंने लिया 1 और दूसरा 3, जोड़ेंगे आ गया 4, सही तो कह रहा है। फिर अगला मान लीजिए कोई विषम संख्या 5 उठा लीजिए और 13 उठा लीजिए, 13 और 5 18, यानी कि इसका ये भी बात सही है, गलत तो नहीं है कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, सही बात है। तो इसका ये भी कथन क्या है, गलत नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होगी। तो चलिए 2 विषम संख्या का गुना कीजिए। मान लीजिए पहला विषम संख्या 1, दूसरा 5,
अब इस बार ये जो शब्द है इस पे ध्यान देना है, क्या इस बार योग नहीं बोला है, इस बार गुणनफल बोला है। यानी गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 5। कोई दूसरा उठा लेते हैं 3 और 9 उठा लेते हैं, गुना करेंगे 27। ये तो कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होगी, लेकिन सम आ रहा है क्या, नहीं। यानी इसका यही जो आंसर है क्या है, सही है इसके अनुसार, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें बात इसका कथन गलत है, तो ये इसका कथन गलत है और हमारा आंसर क्या होगा, ये डी में देख लेते हैं। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके अनुसार, इस लाइन के अनुसार, क्योंकि ये पूछा है ना कि इस निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो ये ए, बी और डी 3 को कथन सत्य है। और ये जो सी नंबर है, सी नंबर जो है ये क्या है, असत्य है। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, सी। आगे बढ़ा जाए। अब 50 नंबर के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, पहले 50 नंबर में बताऊंगा, इसके बाद 51 नंबर देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ले लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। अब देखते हैं जरा, एक धनात्मक परिमेय संख्या 22/7 को मैंने क्या बताया है, परिमेय संख्या है, और धनात्मक का मतलब क्या, पॉजिटिव साइन, यानी कि -22/7 नहीं, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये क्या है धनात्मक, हटा दिए। तो धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, इसका गुना कीजिए, अब विलोम कर दीजिए 7/22। कह रहा है कि धनात्मक होता है, गुणात्मक विलोम ऋणात्मक नहीं का है, गुणात्मक का है, विलोम धनात्मक होता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, नीचे भी 154, ठीक है, धनात्मक ही तो होगा, कटा भी देंगे तो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि धनात्मक परिमेय संख्या का धनात्मक विलोम भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, गुणात्मक विलोम भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये इसका कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा इसका स्टेटमेंट गलत है। अब अगला बढ़ेंगे, बी नंबर में देखिए, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। शून्य यानी 0 का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसमें पूछा है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। वास्तव में मान लीजिए शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, बट्टे में कुछ नहीं है, 0 ही है, ये 0 का 0 ही रह जाएगा, इसका उल्टा कुछ होगा ही नहीं। तो इसका ये भी कथन क्या है, सत्य है। इसमें तो पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत होगा हम उसको बता देंगे। अभी तक तो दोनों स्टेटमेंट क्या मिला, इसका राइट मिला, सही मिला। तीसरा कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। देख लेते हैं, वही 22/7 ही उठाएंगे। किसी परिमेय संख्या तथा इसका गुणात्मक विलोम का गुणनफल, देखिए गुणनफल 1 होता है। 22 में 7 से गुना करेंगे 154, और ये भी 154, देखिए कट गया ना, कितना आ गया 1। यानी कि इसका ये भी बात क्या है भाई, सही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और चौथा नंबर क्या कह रहे हैं कि किसी शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई भी हम संख्या रखेंगे तो उसका गुणात्मक विलोम करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, ऐसा ही कोई गारंटी नहीं है। यानी कि इसका ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो भाई आप बुक रख लीजिए सामने, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि आपसे जो भी मैं क्वेश्चन लाऊँ ऐसे ही बताऊँगा। अगर मैं ज़्यादा अगर सही रहा तबीयत तो मैं तो लिख दूँगा। अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है तो मैं इसको कुछ लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आ जाएंगे 52 में। अभी 50 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मैं बताऊँगा इसमें। पहले 52 देख लेते हैं। इसमें भी यही कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला इसका कहा है स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। किसी भी परिमेय संख्या का, देखिए 22/7 मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि 22/7 सारे बच्चों के माइंड में बैठा रहता है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। और मैंने पहले ही कहा है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है,
इसको जानने मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके लिंक को टच कीजिए और आराम से देख लीजिए, वहाँ पे सारा कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश किया गया है। देखिए कह रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, मान लीजिए परिमेय संख्या है, निरपेक्ष मान का मतलब क्या, मोड में इसको डाल दीजिए। अब मोड का कोई भी मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे -4, तो जैसे हम इसको बाहर लाएंगे तो ये -4 +4 में बदल जाएगा, समझ में आया। और अगर +4 है तो ये तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये धनात्मक में रहेगा तो बाहर आके धनात्मक ही हो जाएगा, और ये अंदर में ऋणात्मक में है तो बाहर आके धनात्मक में ही हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ ही बाहर आएगा। तो कह रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का धनात्मक मान, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। निरपेक्ष मान इसको हम बाहर निकालेंगे तो 22/7। ये कह रहा है कि धनात्मक नहीं होता है, लेकिन ये तो धनात्मक ही है। माइनस लगा है क्या इसमें, नहीं लगा है, यानी धनात्मक है, तो इसका ये कथन गलत है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखिए ये इसका कथन बिल्कुल सही है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान जब हम बाहर निकालेंगे तो वो ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो ये इसका कथन सही है। और पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो बी नंबर तो इसका सही है। अब ऐसे हमारा ए नंबर आंसर हो चुका है, बस हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। अगर ये अंदर में 0 है मोड में तो इसको निरपेक्ष मान इसका निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका ये भी आंसर क्या है भाई, सही है। और नेक्स्ट वन कह रहे हैं -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा। देखिए बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना अभी कि अंदर जो भी संख्या माइनस में रहेगी उसको बाहर लाएंगे तो क्या वो पॉजिटिव साइन में यानी कि प्लस में हो जाती है। तो 5/8 ये इसका मान सही है। यानी इसका कथन कौन सा गलत था, ये कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी मर्जी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, नहीं तो अब भी कहिएगा कि चलिए भाई देखा जाए। अगला कहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या होगा। समझ में आया। यानी कि 3 अंकों की हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसे हम 35 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, कुछ भी शेष न बचे। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। या ऑप्शन नहीं भी देगा तो हम लोग आंसर इजीली कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999, जिसे 35 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक, तो चलिए तो कटाया जाए। 35 दूनी में 70, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया बचा 2। अब ऊपर से 9 को उतारेंगे। अब कितनी बार में कटेगा, 4, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 8 बार में। 8 पंचे 40 की 0, हर चिल बचा 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 9 में से 8 गया 1, ये खत्म। यानी कहने का मतलब अब आपके पास कोई संख्या नहीं है कि आप उतार किसे कटाइएगा। यानी कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 तो नहीं है। क्यों नहीं है कि 999 इसलिए नहीं है कि इसको 35 से पूरा पूरा भाग दे रहे तो कट ही नहीं रहा है। यानी कि 999 में कितना ज़्यादा हो रहा है जो कि 35 से पूरा पूरा कटने से रह रहा है, मतलब शेष बच जाता है। तो ये 19 ज़्यादा है। अगर ये 19 नहीं होता ना तो यहाँ पे अगर इसमें से 999 में से अगर ये 19 नहीं रहता, यानी 19 कम रहता, तो वो जो संख्या होती ना उसे हम 35 से भाग देते तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाता। नहीं, हम 35 से भाग दे रहे हैं तो ये 19 आके हम लोग का क्या पूरा माजरा ही खराब कर दे रहा है। नहीं, अगर ये 19 नहीं होता तो हमारा पूरी की पूरी संख्या ही क्या होती, कट जाती। यानी कि 999 में ये 19 को हम माइनस कर लेंगे क्योंकि यही ज़्यादा है। अगर ये नहीं रहता ना तो हमारा कट जाता। देखिए घटाने के बाद जो आएगा उसको आप 35 से भाग कीजिएगा पूरा कट जाएगा। तो 9 में से 9 को घटाएंगे 0, 9 में से 1 को घटाएंगे 8, ये बचा 9। यानी 980 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 35 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए 35 से 35 दूनी में 70, 9 में से 7 गया बचा 2, ऊपर से उतरेगा 0।
8 पंचे 40, 8 पंचे 40 की 0, 8 तिरी 24 और 4 28। देखिए कट गया ना, यानी ये 19 ही ज़्यादा बच रहा था। ये 19 जैसे ही घटाए यानी 19 कम किए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 980 आया। यानी 980 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 8 ये है स्टार 5 1 7 संख्या 11 से यदि पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे इस स्टार के स्थान पे कि ये जो पूरी संख्या है 11 से पूरी विभाज्य होगी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए 2 चीज़ हमें पता होना चाहिए, या तो डायरेक्ट भाग लगाएंगे ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके, और नहीं तो 11 से विभाज्यता का नियम याद है तो बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम यही है कि किसी भी संख्या के सम स्थान वाले संख्या और विषम स्थान वाले संख्या को जोड़ देंगे। जैसे देखिए सम स्थान वाले जो संख्या है उन सबको उठा के और जोड़ देंगे, एक साइड रख देंगे, और विषम स्थान वाली भी विषम स्थान पे जो भी संख्या है उसको उठा के आपस में जोड़ दीजिए, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर 0 या 11 का कोई फैक्टर यानी 11 का कोई गुणज आ गया तो पूरी जो संख्या है वो क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं ऑप्शन से भी। वैसे पहले रूल वाइज चलते हैं। मान लीजिए अगर हम इसमें 5 भरेंगे तो देखिए तो 7 8 स्टार की जगह पे 5 रखें, और ये तो 5 है ही। तो देखिए सम स्थान पे कौन है, सम स्थान का मतलब क्या, देखिए ये 1 और ये दूसरे स्थान पे ये है, 3 ये चौथे स्थान पे है, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये छठे स्थान पे है। तो देखिए ये दूसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ये छठे स्थान पे, यानी सम संख्या के स्थान पे है। तो इन सबको जोड़ के एक जगह रख दीजिए, 8 + 5 + 7। और ये जो विषम स्थान वाला है ये देखिए पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे, तो इनको जोड़िए। 7 ये है 5 + 1, अब दोनों को माइनस कीजिए। देखिए 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 7 20। ये देखिए 7 और 5 12, 12 और 1 13। देखिए तो 20 में से 13 घटाएंगे बचा 7। हम क्या बोले थे, क्या बचना चाहिए, 0 या 11 या 11 का कोई गुणज, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये आया क्या, यानी ये नहीं हो सकता। ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1, स्टार की जगह पे रखेंगे 1। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो देखिए तो सम संख्या वाला पहले जोड़िए, 8 5 7 -7 + 1 + 1, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20। ये देखिए 7 और 2 9, यानी 20 में से 9 घटाएंगे 11। देखिए आ गया ना 11, तो हमें यही आना चाहिए था 0 11 या 11 का कोई फैक्टर। तो 11 का फैक्टर आ गया, खुद 11 ही आ गया, यानी ये एक वो संख्या होगी जो हम स्टार के स्थान पे भरेंगे तो ये जो पूरी संख्या है क्या होगी भाई, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि संख्या 6,32,631 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी इसमें 2 ठो 3 दिया है, पहले दोनों 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, और अंतर का मतलब क्या होता है, घटा लेंगे, जो आंसर होगा वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 के बाद 1 2 3 4 गो क्या है अंक है, तो 3 पे 4 ठो 0 दे देंगे। इस 3 का स्थानीय मान ये हो गया, और देखिए ये इस 3 का स्थानीय मान है, मैं ऐसे कर रहा हूँ पहचान के लिए। इस 3 का स्थानीय मान 1 ठो 3 और उसके बाद 1 ठो 0 है, तो एक ठो संख्या है तो 1 ठो 0 दे दिए, यानी हम यहाँ पे लिख दे 30, घटाने में सुविधा होगा। अंतर का है ना, अंतर का मतलब होता है घटाइए, 0 में से 0 गया 0, ये देखिए 0 है, इधर से लेगा कैरी तो बचेगा 10, 10 में से 3 गया, क्या बचेगा भाई 7, ये 9, ये भी बचा 9 और ये बच गया 2, यानी 29,970 जिसमें आया होगा ऑप्शन में वो हमारा सही होगा। और किस में है, इसमें है 29,970। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए
कि 17 से विभाज्य हो जाए। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या होती क्या है भाई? तो 100। अगर 100 में हम ये 3 जोड़ें तो ये हो जाएगा 103। क्या ये 17 से कटेगा क्या? 17 से भाग देंगे तो 17 छक्के 102, पूरी पूरी भाग लगेगी ही नहीं, तो ये नहीं होगा। यही ना कहा है विभाज्य हो जाए, हाँ विभाज्य हो जाए, तो ये तो नहीं होगा। फिर अगला 14 जोड़िए, 114 हो जाएगा, 17 से भाग देंगे, 17 साते 119 होता है, 17 छक्के 102 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कट पाएगा पूरा पूरा। अगर हम 100 में 15 जोड़ें तो बात वही 115 बट्टे में 17, तो 17 साते 119 और 17 छक्के 102 ही होता है, तो ये भी नहीं कटा। लेकिन अगर यही 100 में अगर हम ये 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 102 होगा, और 17 से भाग देंगे तो 17 का पहाड़ा जब 6 बार पड़िएगा तो 17 छक्के 102 होता है, यानी पूरा पूरा विभाज्य हो गया ना। यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में हम 2 जोड़ देंगे तो पूरी संख्या क्या होगी भाई? 17 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे ही बताते चलेंगे क्वेश्चन को, ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। 59 तक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आप ही लोगों के सामने लिख देता हूँ। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? देखिए मैं सिर्फ ऑप्शन लिखता हूँ, मैं तो पढ़ ही दूंगा। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यही पूछा है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सके, जिसमें डेसिमल अशांत अनावृत्ति नहीं हो, दशमलव का रिपीटेशन बार बार ना हो। क्योंकि मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाके आप देखिएगा, तो मैंने बताया है कि अपरिमेय संख्या रूट में जो भी वैल्यू रहती है वो अपरिमेय संख्या क्यों हो जाती है, उस पर मैंने बताया है। जब भी कोई वैल्यू अशांत अनावृत्ति दशमलव में होते चली जाती है, यानी दशमलव का रिपीटेशन होने लगता है, तो उसका मान अब फिक्स रह नहीं जाता है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी देखिए इसे तो p/q के रूप में लिखेंगे, इसे भी p/q के रूप में लिखेंगे, इसे भी p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन इसका जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अशांत अनावृत्ति में चला जाएगा। ठीक है, और अशांत अनावृत्ति को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वैसे भी हमें पता होता है कि √2 भी जो है होता है वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये √2 है तो है नहीं, कटा देते, है ना। इसलिए सबसे इसमें कौन हो गया अपरिमेय संख्या? √2 बट्टे √3। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखा जाए। कह रहा है कि 133 और 142 के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले इन दोनों का एक बार योग किया जाए। योग करते हैं 133 और 142 का। तो योग करने पे कितना है? 2 और 3 5, 4 और 3 7, 1 और 1 2। अंतर कितना होगा? 142 में से 133 को माइनस करेंगे तो 12 में से 3 को घटाएंगे 9, ये बचा 3, 3 में से 3 गया 0, 1 में से गया 0, यानी कि बचा 9। अब गुणनफल पूछा है कि इन दोनों का गुणन दिख रहा है ना? हाँ, गुणनफल। तो 275 में 9 से गुना कर देंगे। चलिए सीधा ही गुना कर देता हूँ ताकि इधर दिखने लगेगा। देखिए 9 पंजे 45 की 5, हासिल बचा 4, 9 सते 63 और 63 और 4 67 की 7, हासिल बचा 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, यानी 24 75 जिस ऑप्शन में है वो आपका ऑप्शन क्या है? सही है। और 24 75 इसी में है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 108 अपने 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है? तो एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कम और अधिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि कम और अधिक हमेशा क्या दर्शाता है? अंतर को दर्शाता है। जैसे कह दिए कि 5 8 से कितना कम है, तो क्या करेंगे? 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा आंसर, यानी 5 8 से कितना कम है? 3। अगर ये कह दिए कि 8 5 से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी अंतर कर देंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कम और अधिक जब भी कहेगा तो वो अंतर को ही दर्शाएगा, घटाव को ही दर्शाएगा।
108 अपने 1/3, यानी कि 108 जो है अपने 1/3, 1/3 के, यानी ऐसे देखिए 108 यहाँ लिखेंगे, अब फिर 108 अपने 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इसको आप अभी मत देखिए, कह रहे 108 अपने, यानी 108 के ही 1/3 और 1/4 भाग से कितना अधिक है, कौन, 108, इसलिए 108 को यहाँ रखे। यानी कि अब जो है 108 अपने ही 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है। समझ में आया? तो इसको आप क्या कीजिएगा, कटा सकते हैं, 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये बचा 1, 3 छक्के 18, 4 से कट जाएगा, 4 9 36। 108 में से अगर हम 9 को घटा देते हैं तो 18 में से 9 गया, बचा 9 और ये बच गया 9। आपका ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 1 मैं यहाँ लिख दूँ क्या? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 99, आपका 2 में दिया है 36, 3 में दिया है कितना 78 और 4 में दिया है 92। तो आपका आंसर कितना है 99 और आपका 1 नंबर आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्त समझ में आया होगा, आप इसको लिख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको समझा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा है, मैं इसी से क्वेश्चन लिखने से डरने लगता हूँ, मुझे लिखने का मन ही नहीं करता है। देखिए कह रहे एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ। ये वाला वर्ड आप कभी मत भूलिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कम और अधिक कहेगा ना, फटाक से अंतर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 284 अधिक प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग करने के लिए कहा गया। मान लीजिए आपके पास संख्या क्या है, कुछ नहीं पता है, तो हम कहेंगे कि संख्या हमारे पास x है। अब इस छात्र से, मान लीजिए कोई छात्र है, चलिए मान लीजिए कोई छात्र है, अभी इसका हाथ पैर कहाँ गया जी। अब इससे कहा गया कि आप क्या करो, इसमें आप 11 से भाग कर दो। ये भाई साहब सुने नहीं, कान तो है नहीं, ये क्या किए, इसी संख्या में क्या किए, 13 से गुना कर दिए। तो ये संख्या क्या हो गया, 13x हो गया। चलिए अब मिटा देते हैं इनको। इनसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, इस x में, यानी इस संख्या में आप 11 से भाग कीजिए और ये क्या कर दिए, गुना कर दिए, जिससे प्राप्त जो संख्या हुआ क्या हुआ, 284 अधिक प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा था ना अभी कि कम अधिक जहाँ पे भी कहेगा अंतर को दर्शा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मान निकाल लीजिए x का, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 11, 11 से 11 एक बार में कटा, ये एक x में गुना किए x, 1 में 11 से भाग किए, कितने बार में, 11 बार में, 11 में 13 से गुना कीजिए। तो देखिए 11 तिया 33 की 3, हासिल बचा 3, 11 एकम 11 और 3 14x बराबर में 284। घटाएंगे 143x में से x को घटाएंगे तो 142 माइनस का 142x बराबर में 284 और गुने में 11। ये 11 यहाँ से गुना हो गया, इसको घटा दिए। जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 284 तो होगा ही। अच्छा दिख रहा है कि नहीं, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए। चलिए मैं यहीं से डायरेक्ट कटा देता हूँ। 142 से 142 दूनी क्या हो गया भाई, 284। तो x का मान क्या हो गया, 11 दूनी में 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। और ये चैप्टर आज हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया है विद्यासागर अंकगणित से रिलेटेड, अभी तक मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया गया है, 1 से लेकर 59 तक मुझे नहीं मिला है। हो सकता है कि अपलोड किया गया हो, पर मुझे नहीं मिला है। तो संख्या पर आधारित प्रश्न मैंने पार्ट 8 ठो आ गया यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, लेकिन मैंने कंप्लीट करा दिया। अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा को भी मैं बता दूंगा, अगला ही चैप्टर एलजेब्रा है, तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा और इसमें भी मैं सारा क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्त बहुत मेहनत लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।